हेलो दोस्तों, नमस्ते। और सब कैसे हैं आप? मज़ा आ रहा है कि नहीं? हम भूगोल पढ़ के जो भूगोल की सीरीज लेके चल रहे हैं, हम टॉपिक बाई टॉपिक लेके चल रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। क्या आपको समझ में आ पा रहा है? मज़ा आ रहा नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हम जैसे कि बता रहे थे कि भूगोल पढ़ रहे हैं, इसमें विश्व का भूगोल पढ़ लिए, भारत का भूगोल पढ़ लिए, बहुत सारे टॉपिक जिसमें हम लोगों ने भारत के भूगोल में परिवहन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। परिवहन व्यवस्था में हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन पढ़ लिए हैं। आगे अब हमें पढ़ना है जल परिवहन। आज का हमारा बिंदु है जल परिवहन। दोस्तों, जल परिवहन को हम समझते हैं, पहले इसकी महत्वता को समझते हैं, फिर इसको डिसाइड कर लेंगे। कुछ डाटा को हम लिख के रखे हैं ताकि आपको सुविधा हो सके। ठीक दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए उस देश का जल परिवहन मजबूत होना अति आवश्यक है। पहले दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था थी, अब वो खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निश्चित रूप से होगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होगा तो वस्तुओं का आयात और निर्यात होगा, और वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में जल परिवहन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सब कुछ करते हैं थोड़ा देर के लिए। हम मान लें कि ऑस्ट्रेलिया से भारत कोयला का आयात कर रहा है। दोस्तों, आप खुद इमेजिनेशन करो और बताओ कि क्या ऑस्ट्रेलिया से कोयला एरोप्लेन पर लाया जा सकता है या वायु मार्ग के माध्यम से लाया जा सकता है? मनुष्य का किराया ही इतना महंगा होता है, तो कोयला हम कैसे लाएंगे? कितना महंगा पड़ेगा? जितना हम कोयले से उपयोग नहीं करेंगे उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अर्थात ये कहें कि जितना कोयला नहीं है उससे ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाएगा। फिर तो जिस उद्देश्य से लाएंगे वो उद्देश्य ही चेंज हो जाएगा, इतनी महंगी हो जाएगा कि कोई उसका लाने को का कोई मतलब ही नहीं होगा, या कोई उद्योगपति उसका उपयोग ही करना नहीं चाहेगा। दूसरी बात, हमें कोयला को बेचना ही है, निर्यात ही करना है, तो जब वायु मार्ग से भेजेंगे तो भी किराया महंगा पड़ेगा, इतना महंगा हो जाएगा कोई खरीदेगा ही नहीं। अर्थात ये कहा जाए मोटे तौर पर कि वायु मार्ग से भारी वस्तुओं का आयात निर्यात कर पाना संभव नहीं है। संभव नहीं है ये कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि बहुत ही महंगा पड़ेगा। इस हिसाब पर हम संभव नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, हम बात करें रेल परिवहन की। ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा माध्यम है, परंतु ये समुद्री रास्तों में या किसी विदेशी व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं है। जिस देश का सीमा रेखा या स्थल भूमि हमारे से देश से संपर्क करती हो, वहां तो कर सकते हैं, वहां के लिए ठीक है। परंतु ऐसा देश जहां की सीमा रेखा हमारे से नहीं टच करती, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ब्राजील ले लीजिए, अमेरिका ही मान लें, तो कैसे संभव हो पाएगा? संभव नहीं है कि समुद्र में रेल पट्टी बिछाएं। अभी हमारी तकनीक इतना विकास नहीं की है कि हम समुद्र में रेल पटरी बिछा सकें। अर्थात रेल परिवहन भी इस उद्देश्य से फ्लॉप हो गया। सड़क परिवहन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समुद्र में कैसे सड़क बनेगा? ये भी समस्या का विषय है।
अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, जो है जल परिवहन का, जल मार्ग के माध्यम से। दोस्तों, यही वजह है कि जो देश स्थलरुद्र होते हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र से संपर्क नहीं करती, उन देशों का आर्थिक विकास बहुत धीरे होता है या नहीं हो पाता है। जैसे कि वर्तमान में बात करें समझने के लिए, नेपाल की समुद्री सीमा नहीं लगती, एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है। अगर नेपाल को न्यूजीलैंड से या जापान से किसी वस्तु का आयात या निर्यात करना है, भारी वस्तु का, तो उसे भारत या चीन से दोस्ती बना के ही रखना पड़ेगा, तभी संभव है। नेपाल अपने आप बोल दे नहीं हम स्वतंत्र हैं, न चीन की न भारत से किसी से दोस्ती हम नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो जापान से व्यापार कैसे करेगा? जापान उसका कितना अच्छा मित्र क्यों न हो, उसी वस्तु कैसे दे पाएगा? या जापान होने पर कैसे उसे दे पाएगा? उसके लिए भारत या चीन की शर्त को मानना ही होगा। क्यों? क्योंकि भारत या चीन के बंदरगाह का उसे उपयोग करना पड़ेगा, भूमि का उपयोग करना पड़ेगा, भूमि के माध्यम से जाएगा। जापान से तो कोयला मंगा लिया भारतीय बंदरगाह पर, लेकिन वहाँ से नेपाल कैसे जाएगा? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, किसी अन्य के सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए उसके शर्त में भारत और नेपाल, भारत और चीन की तरफ थोड़ा ना थोड़ा झुकना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, वो स्वतंत्र रह नहीं सकता। ये स्थल देशों की समस्याएं होती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जिसकी समुद्री सीमा होती है उससे क्या बेनिफिट होता है। जैसे भारत की बात करें दोस्तों, भारत का जो भौगोलिक अवस्थिति है बहुत ही अच्छी है। एक तरफ दक्षिण में पूरा का पूरा समुद्र है, मतलब समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अवसर भरपूर है, कोई गतिरोध पैदा नहीं है। नेपाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेपाल अगर आयात करता किसी वस्तु का तो भारत की भूमि का उपयोग करेगा, तो भारत उसका टैक्स लेगा, कुछ पैसा लेगा, तो वस्तु महंगी पड़ेगी। भारत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है बिना किसी देश के सहमति से। जिससे उसका वस्तु खरीदना है बेचना है उससे उसका वध बने, ये तो समान व्यापार में होता है। परंतु तीसरे थर्ड पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की भौगोलिक स्थिति का एडवांटेज है या फायदा है, जिसके आधार पर भारत अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता है, वस्तुओं का आयात भी करेगा और निर्यात भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर भारत वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहा है तो उसके लिए ज्योग्राफिकल स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कुछ सुविधाओं का होना आवश्यक होता है। समुद्र है परंतु बंदरगाह ही नहीं है, तो कैसे वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा या आयात निर्यात करेगा? उसके लिए अच्छे बंदरगाह होने चाहिए दोनों तट पर। तो दोस्तों हम यही डाटा लिख के रखे हैं। जल मार्ग में मुख्यतः बंदरगाह को हम समझेंगे। इसके लिए आप अपना एटलस खोल लीजिए, जिसमें समुद्री मार्ग या जल मार्ग का चित्र दिया हो इस पेज में। उसके आधार पर हम कुछ बंदरगाह को बताएंगे, आप हाईलाइट करते जाइएगा और कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसे आप अपने कॉपी में नोटबुक में एंट्री करते जाइएगा, तो आपको समझ अच्छी हो जाएगी। और एक बार चित्र जरूर देख लीजिए तो आपको समझने में आसानी पड़ेगी। दोस्तों हम पहले शुरू करते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट मतलब भारत के पश्चिम में, जो भारत के पश्चिम में बंदरगाह हैं उसे पश्चिमी तट के बंदरगाह कहते हैं। उसमें एक एक करके समझेंगे, एक एक की विशेषता को समझेंगे हम।
तो पहला चलते हैं हम कांडला बंदरगाह। दोस्तों यह गुजरात में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, ये बेनिफिट इसका यह है कि यह ज्वारी बंदरगाह का उदाहरण है। ज्वारी बंदरगाह का उदाहरण से मतलब ये हुआ कि जब समुद्र में ज्वार आया, हमने ज्वार भाटा पढ़ा है, जिसने ना देखा हो वो देख ले किसी जगह, या प्ले लिस्ट में जाए और वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों ज्वारी बंदरगाह का एक फायदा होता है कि ज्वार आया तो पानी ऊपर उठता है। पानी ऊपर उठा तो जो जहाज से सामान आ रहा है या जा रहा है तो जहाज जल्दी किनारे लगती है। पानी ऊपर उठा तो झटका लगेगा तो जहाज तट पे जल्दी लग जाती है, आसानी होता है लगाने में। और वो जब आसानी से लग जाएगा तो माल को चढ़ाने और उतारने में सुविधा होती है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है ज्वारी बंदरगाह का। ये समझिए ज्वारी बंदरगाह का मतलब होता है, फायदा होता है कि जहाज को जो सामान आ रहा जा रहा है उसे तट पे लगने में आसानी होती है, सुविधा होता है। दूसरा दोस्तों मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह दो तरह से होते हैं, एक इससे प्रकृति ने बना दिया, एक मानव ने बना दिया। तो मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा है प्राकृतिक बंदरगाह। इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है, प्रकृति ने बना दिया इसे, ये समझिएगा। तीसरा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल। इसका पूरा नाम है JN पोर्ट है, इसका पूरा नाम होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, पूरा नाम लिखिएगा। ये जो बंदरगाह है दोस्तों आधुनिक सुविधाओं से लैस है। मतलब एक आज कंप्यूटराइज टाइप का, कितने जहाज आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्या सामान आ रहा है, क्या सामान नहीं आ रहा है, इसमें लगभग कंप्यूटराइज काम होता है। यह हुआ आधुनिक सुविधाओं से लैस। दूसरा पश्चिमी तट का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इस लाइन का तात्पर्य है कि वहां जहाजें अत्यधिक मात्रा में खड़ी हो सकती हैं। जहाजों को स्टोर करके या उनको जहाजों को पड़ाव कर सकते हैं, जहाज अच्छी तरह से सुविधा से रख सकती हैं सिस्टमेटिक रूप से। जैसे हम बस स्टेशन होता है वैसे का समझ लीजिए कि जहाजों का स्टेशन है सबसे बड़ा। ठीक, दो महत्व है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल का। तीसरा मोर्मो गोवा, ये मिलेगा गोवा में। पश्चिमी तट का नौसैनिक स्टेशन इसी बंदरगाह के पास है। नौसेना होती नेवी, तो काम करती समुद्र में काम करती है, लेकिन उसका पड़ाव होना चाहिए ना, स्टेशन कहाँ बनेगा, तो उसका मोर्मो गोवा, गोवा के बंदरगाह पर उसका स्टेशन है। हेडक्वार्टर समझ लीजिए, उसे नियंत्रण करने का एक स्टेशन मोर्मो गोवा में है। यहाँ से पश्चिमी तट को पूरा देख रेख होता है, जो गश्त कर रहे हैं, नेवी गश्त कर रही है, या जो भी चीज़ें आयात निर्यात हो रहा है, विदेशी देश में घुसने का प्रयास कर रहा है, सारा नियंत्रण पश्चिमी तट का यहीं से होता है, मोर्मो गोवा से। दूसरा ये ज्वारी नदी के तट पर स्थित है। तीसरा यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क का खनन हुआ भारतीय खदानों से और विदेशों में भेजा जाता है, तो उसका पश्चिमी तट में प्रयोग होता है लौह अयस्क के लिए, तो मोर्मो गोवा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन प्रश्न जाट आएगा, पूछेगा एग्जामिनर कि पश्चिमी तट में किस बंदरगाह का प्रयोग लौह अयस्क के निर्यात के लिए किया जाता है, उसका आंसर होगा मोर्मो गोवा। अगला न्यू मंगलोर। दोस्तों इसमें भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, लेकिन एक पार्टिकुलर खदान है केंद्रीय मुख। केंद्रीय मुख के खदानों का वहां से जो लोहा प्राप्त होता है, उस लोहा का निर्यात कहां से किया जाता है, न्यू मंगलोर से। अगला है कोची। यह लैगून बंदरगाह का उदाहरण है।
अब सब ये नया समझने लगा लेगून। ये लेगून क्या होता है तो हम लेगून समझते हैं। देखिएगा, ये मान लिया जाए ये भारत का दक्षिण भाग का पार्ट है, ये पश्चिमी तट है, कोची यहाँ पर है, ठीक। तो लेगून ये होगा कि ऐसे पानी कट के अंदर तक कुछ भाग में घुस गया है। चीज से समझिएगा, जो चीज़ बता रहे हैं हम, ये पानी अंदर तक कट के ऐसे घुस गया है यहाँ, मतलब ऐसे जगह बॉर्डर बनना है ऐसे, ठीक। जब ऐसे पानी घुस गया है तो जहाज जाएगी यहाँ आके लगेगी, यहाँ सेट होगी, यहाँ सेट हो गई, तो उसका स्टेशन, अब जहाज यहाँ सेट हो गई तो इधर से भी माल उतरे, इधर से भी उतरे, इधर से उतरे, इधर से चार दल उतरे, या मालचक है, ठीक। अब जब यहाँ लग गई तो समुद्र यहाँ है, समुद्र में तो समुद्री घटनाएं घटती उससे भी सुरक्षित है और माल ले जाने और चढ़ाने के लिए भी सुरक्षित है। अर्थात जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, सुविधाएं बढ़ जाती हैं। लेगून बंदरगाह का एक बेनिफिट होता है, एक लेगून झील भी होती है। लेगून झील से ही मिला है लेगून बंदरगाह। लेगून झील वैसी होती है, पानी अंदर घुस गया, उसी झील को बंदरगाह में कन्वर्ट कर दी, अंदर तक घुस गया, यही लेगून। अब दोस्तों ये सब सारे पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब पश्चिमी तट के बंदरगाह खत्म करते हैं, अब आ गया पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह में पहला हम पढ़ेंगे कोलकाता। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है, इसलिए यह नदी बंदरगाह का उदाहरण है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नदी तट पर स्थित है तो इसे पढ़ने का और समझने का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। दोस्तों अगर फ़ायदा नहीं होता तो हम इसे नहीं पढ़ते, कुछ कुछ फ़ायदा जरूर है। आप समझते हैं, ये भारत दक्षिण भारत है, कोलकाता यहाँ मिला, हुगली नदी यहाँ जा रही है, इसे यहाँ सामान आया तो नदी 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 होते 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 सामान यहाँ तक जहाज आ जाएगी, जहाँ तक नदी आ रही है यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ तक पहुँच गया तो सामान टोटली अंदर आ गया। अब यहाँ से सामान कहीं भेजना है तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन का खर्च बहुत कम आएगा और जल परिवहन सस्ता होता है। न सड़क बनाना है, न लाइट लगानी है, न रख रखाव करना है, कुछ भी नहीं, ना कोई देख रेख करनी, कुछ नहीं, इससे सस्ता होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो डायरेक्ट पहुँच गया अंदर तक, तो बहुत पास हो गया। अब यहाँ से यहाँ ले आना है तो बस इतने ही ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा। ये फायदा हुआ नदी बंदरगाह का। नदी के माध्यम से जहाजें अंदर तक घुस जाती हैं भूमि में, और वहाँ से वस्तु का उतारना या चढ़ाना बहुत सुविधा होता है। नदी बंदरगाह का सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं पारादीप। ये भी लेगून बंदरगाह उदाहरण है। अभी हम समझे लेगून बंदरगाह को। और पारादीप बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ये बेनिफिट है। लेगून बंदरगाह समझिए अंदर घुस जाता है। अब उसको आ गया विशाखापट्टनम। यह पूर्वी तट के नौसैनिक का स्टेशन है। पश्चिमी तट में हम क्या पढ़े थे, मोर्मुगावा, और पूर्वी तट में क्या है, विशाखापट्टनम। मतलब विशाखापट्टनम से पूर्वी तट में जो घटनाएं घट रही हैं उसका नियंत्रण होता है, या नेवी का हेड ऑफिस पूर्वी तट पे विशाखापट्टनम में है, या विशाखापट्टनम बंदरगाह पे है। दूसरा हमने पॉइंट लिख रखा है डॉल्फिन नोज। एक शब्द है डॉल्फिन नोज, क्या होता है मुझे समझ लेते हैं। डॉल्फिन नोज दोस्तों, डॉल्फिन नोज को हम सामान्य भाषा में लेगून का विपरीत समझ लें। ये ऐसे तो लेगून अंदर घुसा होता है, तो डॉल्फिन ऐसे बाहर निकला होता है, ऐसे 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 बाहर निकला होता है।
डॉल्फिन की नाक की तरह, डॉल्फिन मछली की नाक की तरह बाहर निकला होता है। इसके दो फायदा होते हैं। पहला फायदा ये होगा कि यहाँ भी जहाज अंदर लग गई, ऐसे लग गई तो सामान उतारने चढ़ाने में फायदा होता है, आसानी होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर चक्रवात आ रहा है तो इनसे टकराएगा और मुख्यभूमि बहुत दूर है, मुख्यभूमि बहुत दूर है, तो इसके चक्रवात का मुख्यभूमि पे प्रभाव बहुत कम पड़ पाता है। मतलब डॉल्फिन नोज होने की वजह से चक्रवात से राहत मिलती है, समुद्री तूफानों से राहत मिलती है। दोस्तों, डॉल्फिन नोज के कारण ही यह पूर्वी तट पर होने के बावजूद चक्रवात के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है विशाखापट्टनम। मतलब चक्रवात का प्रभाव इस बंदरगाह पे न के बराबर होता है। इसका फायदा यही है, इसका वजह यही है कि वो बंदरगाह डॉल्फिन नोज के समान है। मतलब समझिए प्राकृतिक जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उससे कितना फायदा होता है। किस किस रूप से प्रकृति हमें बेनिफिट देती है। कहीं अंदर घुसा हुआ है तो भी फायदा है, कहीं बाहर निकला हुआ है तो भी फायदा है। अगला आया चेन्नई। दोस्तों, चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसे मानव ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया है। दक्षिण भारत में मद्रास या चेन्नई एक बड़ा शहर था। वहां से वस्तुओं का आयात निर्यात करना अत्यधिक हुआ करता था, बंदरगाह था नहीं, तो उसे अपने सुविधा के आधार पर मनुष्य ने बना लिया या भारत सरकार ने बना लिया। एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है चेन्नई, जो ध्यान रखिएगा। अगला आएगा एन्नोर। एक शब्द में लिखे एडीबी। एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एन्नोर बंदरगाह को बनाने में एशियन विकास बैंक का सहयोग है। एशियाई विकास बैंक से फंड मिला है। इसके पीछे कारण यह है कि इस बंदरगाह से एशिया में व्यापार होता है, भारत से व्यापार होता है, और एशिया महाद्वीप में भारत एक बड़ा देश में से है। अर्थव्यवस्था इसकी मजबूत है, जनसंख्या बड़ी है, तो छोटे छोटे जो देश हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, उनका व्यापार करने में सहयोग होता है। इसलिए एशियाई विकास बैंक ने इसके लिए फंडिंग की हुई है, उसके सहयोग से बना है। दूसरा, इसके बनाने के पीछे उद्देश्य यह रहा कि चेन्नई का जो कृत्रिम बंदरगाह था उसका भार कम हो सके। उस पर अत्यधिक लोड था, वो अपना भार काम कर पाने में सक्षम नहीं होता, दिक्कत होती थी, इसको काम को बांट दिया गया। ये हुआ एन्नोर। तूतीकोरिन, ये दोस्तों उथला बंदरगाह है। उथला मतलब किसका, यहाँ की भूमि बहुत गहरी नहीं है यहाँ की, उथला। उथला होने के कारण मत्स्य पालन में सहायता होती है। मछुआरे इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तमिलनाडु की तट पर है भी, तमिलनाडु मछुआरे के लिए प्रसिद्ध भी होता है, बहुत सारे मछुआरे हैं वहाँ, तो इसलिए वहाँ पर उथला होने के कारण मत्स्य पालन के लिए उपयोग है। अब दूसरा था पोर्ट ब्लेयर। इसकी घोषणा जून 2010 में हुई है। ये अंडमान निकोबार में है। भारत की मुख्य भूमि स्वतंत्र नहीं है, परंतु अभी इसका महत्व बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन भविष्य में इसका महत्व बढ़ने का संभावना पूरा है। ठीक। अगला आया दहेज। ये नया टाइप का बंदरगाह है, इसे जरूर समझिएगा। स्टार लगा रहे हैं, महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह का सबसे अलग महत्व है। एक गुजरात में मिलेगा, दोस्तों यह बंदरगाह है भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जहां से रासायनिक पदार्थों को नष्ट करते हैं। मतलब भारत में जो भी रासायनिक अवशिष्ट बचता है, जिससे भविष्य में खतरा होने की संभावना होती है, उसे नष्ट तो करना पड़ेगा ना, उसे दहेज बंदरगाह पर ले जाके नष्ट करते हैं ताकि उसका प्रभाव या हानिकारक चीज़ें भारत को कम झेलना पड़े। दहेज बंदरगाह का सबसे बड़ा उदाहरण यह है, जो सबसे
अलग है, महत्वपूर्ण जरूर याद रखिए इसको। अब तक जो हम पढ़ रहे थे ये तो समुद्री जलमार्ग की पढ़ रहे थे। अब दोस्तों भारत सरकार ने कुछ आंतरिक जलमार्ग का ही विकास किया है, जिसे हम वाटर हाईवे कहते हैं। जैसे सड़क मार्ग नेशनल हाईवे पढ़े थे हम लोग 1 2 3, उसी तरह से वाटर हाईवे भी बनाया है भारत सरकार ने। वाटर हाईवे नंबर 1 यह मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में, सॉरी उल्टा हो गया, मिस्टेक दोस्तों, यह मिलेगा गंगा नदी का मुख्यतः है, गंगा नदी, ठीक ना। हल्दिया मिलेगा दोस्तों कोलकाता के बगल में, वहां से प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज तक एक वाटर हाईवे नंबर 1 का विकास किया गया है। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। अभी इसी हाईवे में, वाटर हाईवे में, बनारस में मोदी जी ने एक टर्मिनल का विकास किया, बनाया है, स्टेशन बनाया समझ लीजिए साधारण भाषा में, बनारस में, इसी वाटर हाईवे में। कुछ दिन पहले चर्चा का विषय था। इससे क्या होता है कि जो कोलकाता में कोई या कोलकाता बंदरगाह पे जो सामान आया उस वाटर हाईवे लोड की यहाँ चला दी ट्रांसपोर्ट, तो नदी के द्वारा यातायात होता है। इसमें अब स्टीमर भी चलने लगे हैं, आप सफ़र कर सकते हैं। आपको इलाहाबाद से या प्रयागराज से कलकत्ता जाना है, इसका प्रयोग कीजिए, जाइए। दूसरा है वाटर हाईवे नंबर 2, ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर 91। एक सदिया से धुबरी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को वास्तव में ब्रह्मपुत्र सदिया से धुबरी के बीच ही बोला जाता है, उसके पहले अलग अलग नाम होते हैं उसके, और उसके बाद भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पहले क्या करने मिलेगा, दिहांग, और आगे जाएगी तो जमुना, पद्मा बोलते हैं, मेघना बोलते हैं, अलग नाम बोलते हैं। यहाँ पे इसी बीच में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सदिया से धुबरी में। इसी में वाटर हाईवे नंबर 2 का विकास किया गया। ये असम में मिलेगा, असम राज्य में, राज्य होगा असम। लंबाई है 891 किलोमीटर। यह दोस्तों हमारा था जल परिवहन। इतने चीज़ों को आप समझ लिए होंगे तो जल परिवहन के महत्व को समझ लिए होंगे, और इसका प्रश्न भी आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब एक छोटा टॉपिक है वायु परिवहन। हम चाहेंगे वायु परिवहन भी इसी में पढ़ लें। वायु परिवहन दोस्तों, वायु परिवहन का विकास भी अंग्रेजों के ज़माने में ही हुआ था। यह विकास नहीं कहेंगे क्योंकि शुरुआत कहेंगे, विकास इसका अभी भी कहें तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया भारत में, लेकिन हो रहा है, इसकी चीज़ बन रही है। ये दोनों अत्यधिक आधुनिक परिवहन का साधन है, तेज परिवहन का साधन है, इसके साथ साथ खर्चीले परिवहन का भी साधन है। लेकिन जिससे इसे अर्थव्यवस्था विकास करेगी वैसे वैसे वायु परिवहन का महत्व भी बढ़ते जाएगा। दोस्तों इसका थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं हम, इसका विकास कब हुआ। दोस्तों उसका विकास भारत में अंग्रेजों के टाइम में 1911 ईस्वी में पहली उड़ान भरी यह शुरुआत हुआ। इसमें इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद से उसके पास में एक छोटा सा शहर है नैनी, वहां इलाहाबाद से नैनी डाक भेजा गया था, डाक भेज के शुरू किया गया था इलाहाबाद से नैनी 1911 में। यही जिसकी शुरुआत होती है भारत में पहली बार, ठीक। इसके बाद कुछ और भी भेजे गए, बहुत सारी घटनाएं घटी और धीरे धीरे करके हवाई अड्डे ही बने
अब कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डा हम पढ़ लेते हैं। जैसे नाम लिख लीजिएगा, नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसमें आएगा नंबर 1 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, सांताक्रूज महाराष्ट्र मुंबई। सांताक्रूज मुंबई, सांताक्रूज जगह है पार्टिकुलर और बड़ा जगह क्या होगा, मुंबई। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है, तो सांताक्रूज मुंबई। नंबर 2 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बहुत प्रसिद्ध है, ये सब जानते होंगे, दिल्ली। तीसरा आएगा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, कोलकाता। आगे आएगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, पटना। मीनामक्कन हवाई अड्डा, चेन्नई। ये दोस्तों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक हवाई अड्डा आता है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा एक नया विकास हुआ है। इस हवाई अड्डे का महत्वपूर्ण होता है कि बिल्कुल नवीन तरह का हवाई अड्डा हो, और जिसे बड़ा हवाई अड्डा मुंबई हवाई अड्डा है उसका भार अत्यधिक हो रहा है, उसके बगल में सटा हुआ या कुछ दूर पर एक छोटा हवाई अड्डा बनाएंगे ताकि यहाँ से कुछ चीज़ें को वहाँ से शिफ्ट कर सकें। इसे बोलते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अब बात करें भारत में वायु सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां, इसमें मुख्यतः आएगा एयर इंडिया जो घरेलू और विदेशी सेवा दोनों के लिए है। एयर इंडिया विदेशी सेवाओं के लिए है। किंगफिशर, इंडिगो, ये सब छोटी कंपनियां हैं जो घरेलू विदेशी सेवा करती है, सब लगभग मुख्यतः घरेलू के लिए हैं। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए कंपनियां हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पढ़ लिया, हम थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिए, बाकी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ भी नहीं होती परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम किसी और टॉपिक से मिलेंगे, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को देखें, समझें, और कोई समस्या हो, जो भी आपका प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।